नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीरज। और हमारे साथ आज जुड़े हैं अजीत सिंह, जो कि पूर्व कुश्ती कोच हैं और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक टाइम में जुड़े रहे हैं। थैंक यू नीरज भाई, अजीत जी, थैंक बड़ा यू वेरी सीधा मच। सवाल मेरा ये है कि हम हिंदी फिल्मों में अक्सर देखते हैं कि कोई लड़का अगर गैंगस्टर बन जाता है या माफिया के साथ जुड़ता है तो उसकी अपनी कोई मजबूरी रही होती है और उसी मजबूरी के चलते हुए एक कदम उठाता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि सुशील कुमार जैसा एक पहलवान जिसने दो दो ओलंपिक मेडल जीते, देश ने उसको तमाम तरह के सम्मान दिए, हर तरह का बड़ा खेल सम्मान उसको मिला, उसके बावजूद जब वो अपराध की दुनिया में उतर जाता है, अपने एक साथी पहलवान की हत्या कर देता है, उसके गैंगस्टर्स के साथ रिश्ते होते हैं, तो उसे किस तरह से समझा जाए? किस तरह से देखते हैं आप सुशील के इस पूरे डाउनफॉल को और इस जो उसकी जिंदगी में पूरी तब्दीली आई है उसको? देखिए सर, सुशील को मैं जो हूँ पिछले कम से कम 20 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और जी। मैंने उसकी रेसलिंग में एकदम शुरुआती कुश्तियां भी देखी हैं और मैंने हम्म। उसको ओलंपिक में दूसरा पदक सिल्वर मेडल जीतते भी देखा है, विश्व चैंपियन बनते देखा है। जी। तो देखिए, जी। सुशील वॉज अ वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कि क्या हम्म। डिटर्मिनेशन चाहिए, कितनी तपस्या चाहिए ओलंपिक जैसे मेडल, मतलब वर्ल्ड में सबसे ऊपर आने के लिए। पर उसके हम्म। बाद फिर हम आप उसको बहुत तेजी से नीचे गिरते हुए भी देख रहे हैं। और ये हम्म। एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हम्म। आदमी कैसे ऊंचाइयों तक जाता है और कैसे इतनी तेजी से गिरता है। जिस ऊंचाई को हासिल करने में 20 साल लगते हैं, वहां से नीचे गिरने में 20 सेकंड लगते हैं। और हम्म। सर, इसके पीछे देखिए, ये सुशील का ना एक बहुत ही टिपिकल केस है कि इसने, हम्म। जब ये बहुत सामान्य घर से बहुत गरीबी की हालत में था, तो हम्म। इसका जो व्यवहार था वो सचमुच तपस्वियों वाला था। जो हमारे गुरुकुल में जो ब्रह्मचारी रहते थे ना, हम्म। वो एग्जैक्टली वो लाइफस्टाइल इसने फॉलो किया है 20 साल तक। फिर हम्म। जब दौलत आई, शोहरत आई, हम्म। वहां से इसका डाउनफॉल शुरू हुआ। अच्छा, खुद इतना बड़ा स्टार हो के भी और इतनी दौलत कमा के भी जी। आ, हम्म। उसके बाद गलत तरीकों से पैसा कमाने की ख्वाहिश, हवस, उसने हम्म। इनको नीचे गिराया। और मुझे लगता है कि मेंटरशिप हम्म। नहीं थी, कोई हम्म। हम्म। समझाने वाला नहीं था, कोई हम्म। सही रास्ता दिखाने वाला नहीं था, है ना। हम्म। सफलता की चरम पे जो जी। चैलेंजेस आते हैं, सफल आदमी के अलग चैलेंजेस होते हैं, है ना। हम्म। असफल लोगों के अलग चैलेंजेस होते हैं, पर सफलता अलग किस्म के चैलेंजेस लेके आती है। उन हम्म। चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है, ये बताने वाला कोई मेंटोर नहीं था। और अजीत जी, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि हमने पहले भी इस पर बात की थी और ये सुशील कुमार का कोई पहला मामला नहीं, आप ज्यादा बेहतर इसको जानते हैं कि बहुत सारे पहलवान अतीत में भी जिनका जो चाहते ना चाहते हुए भी क्रिमिनल बैकग्राउंड उनका हो गया, या तो वो खुद क्रिमिनल बन गए या क्रिमिनल्स के साथ चले गए। अब समझना मैं ये चाहूंगा कि हम समझते हैं कि कोई भी लड़का जब पहलवानी शुरू करता है तो हर किसी का सपना है कि वो स्पोर्ट्स में बड़ा करे, ओलंपिक में जाए। और जो नहीं चल पाते हैं तो हो सकता है उनके लिए ये विकल्प हो कि वो कहीं बाउंसर बन जाए, किसी नेता के साथ जुड़ जाएं। और नेता भी आसानी से समझते हैं कि चलो उसको बाहुबली के तौर पे हम इस्तेमाल कर लेंगे, प्रॉपर्टी कब्जे छुड़वाने के काम में ले लेंगे। लेकिन सुशील के साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। तो फिर वो किस तरह से, जैसे हमने कहा कि वो रामवीर शौकीन कहते हैं कि पहली बार उनके संपर्क में आए, फिर नीरज बवाना जो कि उनका शायद भांजा है, फिर वो उसके माध्यम से नीरज बवाना से जुड़े और उसके बाद वो एक के बाद एक कई गैंगस्टर से जुड़ते गए। तो ये जो ट्रैप था, क्या नेताओं की तरफ से बिछाया गया था या खुद सुशील कुमार को इस दुनिया ने अट्रैक्ट किया? सर, इनफैक्ट सच्चाई ये है कि हम्म। नेताओं के बिछाए हुए ट्रैप में सुशील फंस गए। जिस फंस दिन गए। उन्होंने पहली बार इन लोगों का, मैं आपको एक बड़ा मजेदार हम्म। अपनी खुद की स्वयं मेरा अनुभव जो सुशील के साथ हुआ कि हम्म। एक बार मैंने इनको, बाबा हम्म। रामदेव के यहाँ मैं काम कर रहा था उन दिनों, स्वयं सेवी हम्म। था। तो मैंने इनको फोन किया कि हम्म। ये रामलीला मैदान में हम लोग वो कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे इस आंदोलन से जुड़े। और मैंने ये बोला हम्म। कि मैं बाबा रामदेव के ऑफिस से बोल रहा हूं। इन्होंने मेरी बात बीच में सुन के काट दी थी, क्योंकि मतलब एक राष्ट्रवादी व्यक्ति उनको फोन कर रहा था, उन्होंने मेरी बात सुन के काट दी। जब पहली बार हम्म। किसी गैंगस्टर का या किसी बड़े नेता का फोन आया था ना,
काश इन्होंने उसी तरह फोन काट दिया होता। सर, जब मुझसे वो बात कर रहे थे तो उन्होंने सब पॉलिटिकल नफा नुकसान देखा था, क्योंकि बाबा वाज वर्किंग अगेंस्ट कांग्रेस है, तो इनका इंक्लिनेशन उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, तो इन्होंने पॉलिटिकल नफा नुकसान सोचते हुए मेरा फोन तुरंत काट दिया। मैं कहता हूं काश इन्होंने उस शौकीन का या उस गैंगस्टर का भी पहला फोन काट दिया होता, शराफत का नफा नुकसान सोचते हुए। पर सर बात है ना कि पैसे में बड़ी ताकत होती है सर। अच्छा, पैसा ही नहीं सर, पावर, टेरर। सर मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि एक आम सेलिब्रिटी की इज्जत तो होती है समाज में, उसका डर नहीं होता। लोग उसको प्यार करते हैं, लोग उसकी इज्जत करते हैं, पर कोई उससे डरता नहीं है। और अजीत जी, इसी से एक सवाल मेरा और निकलता है कि जैसे मैंने पहले बीच में कहा और अब मैं कुछ और आपके सामने नाम लेना चाहूंगा। हाल के सालों में हमने देखा कि बहुत सारे पहलवान चाहते ना चाहते हुए भी किसी तरह से अपराध की दुनिया में गए हैं। उमर खालिद पर आपको याद होगा, जिस शख्स ने गोली चलाई थी उसका नाम नवीन दलाल था, वो भी पहलवान रहा था, वो जो कि हरियाणा के मंडौथी गांव का वो पुराना पहलवान माना जाता था। इसी तरह से राकेश मलिक थे, वो भी पेशे से पहलवान थे, बाद में अपराध की दुनिया में गए। पिछले साल हमने देखा कि रोहतक में, शायद इसी साल रोहतक में एक रेसलिंग कोच ने जो 5 स्पोर्ट्समैन की गोली मार के हत्या कर दी थी अखाड़े में। तो ये इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं इसमें और 4 नाम आपको गिना सकता हूँ। मशहूर पहलवान जो संजोय थे, जो कि कुशीनगर से नगर से थे, बाद में नीतीश कटार हत्याकांड में उनका नाम भी आया, वो डीपी यादव से जुड़ गए थे। तो ये इतनी लंबी लिस्ट है कि कहीं ना कहीं इस पेशे को लेकर कह सकते हैं कि आपको खुद एक कुश्ती कोच होने के नाते अच्छा नहीं लगता होगा कि जो लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, पहलवान बनना चाहते हैं, कुश्ती करना चाहते हैं, अचानक से ये लोग क्या करने लग जाते हैं? सर होता पता है क्या है कि इस प्रकार के लोग जब, सब पहलवानी के साथ एक बड़ी दिक्कत है, वंस अ रेसलर ऑलवेज अ रेसलर। एक बार अगर आपके ऊपर पहलवान का ठप्पा लग गया तो 90 साल की उम्र तक जब तक आप जिएंगे ना, आपको लोग पहलवान कहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। दूसरी चीज है सर, ये ज्यादातर वो लोग होते हैं जो पहलवानी छोड़ चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात है सर, वर्ल्ड में एक ही आदमी ने ओलंपिक चैंपियन बनता है ना, 7 बिलियन लोगों में उस वेट कैटेगरी में एक आदमी ओलंपिक चैंपियन बनेगा। बिल्कुल 140 करोड़ भारतीयों में एक आदमी नेशनल चैंपियन बनेगा। सर इंजीनियर तो कम से कम 15,000 इंजीनियर हर साल तैयार हो जाते हैं ना। इंजीनियरिंग में देयर आर 15,000 मेडल्स, है ना। सर स्पोर्ट्स में सिर्फ दुर्भाग्य से 3 ही मेडल होते हैं 140 करोड़ की पॉपुलेशन में, तो हर आदमी तो मेडलिस्ट हो नहीं सकता। लाखों लड़के रेसलिंग करते हैं सर। तो जो कहीं नहीं पहुंच पाते, तो उसमें से कुछ, अगर टोटल पॉपुलेशन को देखूंगा तो आई थिंक ये होगी 0.001% लोग ही तो क्राइम में आए ना भाई। पिछले 20 सालों में आप 4, 5, 6 नाम गिना देंगे, पर पिछले 20 सालों में सर कम से कम 20 लाख लड़कों ने रेसलिंग की है। 20 लाख पहलवानों में से 6 पहलवान मान लीजिए क्रिमिनल हो गए। ये कितनी कम, इससे ज्यादा। 1 मिनट, अगर आप 1 मिनट, आपने 6 नाम गिनाए ना, अब आप इंजीनियर्स गिनाना शुरू करूं मैं? 1,000 इंजीनियर्स ने पिछले 20 सालों में कत्ल किया होगा। 1,000 इंजीनियर्स ने हीनियस क्राइम्स किए होंगे, आतंकवाद में लिप्त रहे, नरसंहार किए होंगे इंजीनियर्स ने। मैं डॉक्टर्स गिनाऊं आपको? क्यों? है ना। तो आपका ये मानना है कि इसका प्रोफेशन से कोई ताल्लुक नहीं, हर फील्ड में हो जाता है? सर ये तो किसी भी प्रोफेशन में इतने लोग, रोग एलिमेंट्स किसी भी प्रोफेशन में, आर्मी में सर। लेकिन अजीत जी, लेकिन एक जो अफसोसनाक बात मुझे लगी, आप उस पर थोड़ा और प्रकाश डालिए। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कोई पहलवान अपराधी बन गया या वो किसी गैंगस्टर के साथ जुड़ गया। मैं आपको कहूं, किसी सिलसिले में जब मैं कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, मैं देख के हैरान था कि इन गैंगस्टर्स की इतनी फैन फॉलोइंग है कि शायद उनके सामने बड़े बड़े यूट्यूबर या बड़े बड़े कहूं कि कुछ सेलिब्रिटी भी फेल हो जाते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। किसी ने नीरज भवाना का एक फर्जी वीडियो डाला है, वो विद्युत जामवाल की कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है जिसमें गोलीबारी चल रही है, और किसी ने ये कहा कि यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया कि देखिए नीरज भवाना पर हमला हो रहा है, उसने कैसे जवाब दिया। लोगों ने चेक नहीं किया कि फिल्म का सीन है, असल जिंदगी का सीन है, और नीचे कमेंट में नीरज भवाना की जय जयकार हो रही है और सभी कह रहे हैं कि वाह तुमने क्या कमाल कर दिया। और मैं देखता हूं कि तकरीबन हर गैंगस्टर के
जो भी वीडियो है उनकी गिरफ्तारी के, नीचे उनके चाहने वालों के कमेंट ही कमेंट है, कोई उनकी अपराध के लिए इक्का दुक्का कमेंट को छोड़ के उनकी आलोचना नहीं कर रहा। तो चिंता की बात है सोसाइटी ये है कि इन गैंगस्टर्स की जो फैन फॉलोइंग है, जो क्रेज है, और ये नॉर्मल लोग हैं जो आपके और हमारे बीच में समाज में रह रहे हैं, अगेन ये क्या किस तरह का फिनोमेना है, इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? सर ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। अगर आप पुराने काल में देखें ना, तो पुराने जमाने में डाकुओं का भी तो ऐसी फैन फॉलोइंग होती थी समाज में, और ये समाज का एक वर्ग उनको रॉबिन हुड की तरह ट्रीट करता था और पूछता था। हाँ जी। और ये अकेले ये तो सर हमेशा से होता आया है कि सत्ता के खिलाफ उस जमाने में होता था कि सब सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, है ना। ये बहाना था। उसके बाद सब अमीरों को लूटते हैं, गरीबों को देते हैं, एक फिलोसफी चल पड़ी थी रॉबिन हुड्स की। हाँ जी। तो सर ये तो पुरानी बातें हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जैसे आपने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बात की कि कोई आदमी अगर कानूनी तरीके से अपनी कोई जिस उसकी जमीन पे या उसके कोई फ्लैट पे कब्जा हो गया, अगर वो कब्जा छुड़ाना चाहता है तो शायद सालों सालों धक्के खाएगा। लेकिन अगर वो नहीं 40 माफिया के थ्रू अगर वो नहीं माफिया के थ्रू अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहता है, उनको कुछ कमीशन देके, तो शायद हो जाएगा। हालांकि मतलब ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है समाज के लिए, लेकिन एक फैक्ट तो है ही है। जी हाँ बिल्कुल, ये फैक्ट है। और आप देखिए ना कि अभी जो सुशील कुमार के बारे में जितने भी पुलिस ने जो रेवल्यूशंस किए हैं, तो उसमें कहते उनका मेन धंधा ये था कि वो प्रॉपर्टीज के कब्जे छुड़वा रहे थे। जो जो लोग ब्याज पे पैसा देते, जिनका पैसा डूब गया था, उस पैसे की वसूली करवा रहे थे। इस वसूली के लिए हमारे पास कानून में कोई मैकेनिज्म है ही नहीं है। देयर वाज ए वैक्यूम ना, कोठी कराने का सिस्टम में कोई तरीका है ही नहीं है, तो उस वैक्यूम को फुल करने के लिए ऐसे लोग आ जाते हैं। आप बताइए ना। अच्छा, उसके बाद इनके लग्जरियस लाइफस्टाइल की तरफ बच्चे बड़ा अट्रैक्ट होते हैं कि अरे साहब वो देखो कितनी बड़ी गाड़ी घूमता है, वो आता है तो लोग जय जयकार करते हैं, तो वो माफिया का ग्लैमर। जब उसके बाद इसमें सर क्षेत्रवाद और जातिवाद का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको यूपी में बताता हूँ, मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो मुख्तार अंसारी का बहुत बड़ा फैन है। राजपूत जो है वो ब्रजेश सिंह के बहुत बड़े फैन है। राजस्थान के सारे राजपूत जो है आनंद पाल को वाह करते थे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे एक मित्र हैं, वो मुझसे इसलिए, और बहुत पढ़े लिखे सज्जन हैं, वो एक दिन कोई बात चली, मैंने कोई जिक्र कर दिया फेसबुक पे, वो बबलू श्रीवास्तव का, तो साहब वो उनका भी जातिवाद जो है वो हिलोरे मारने लग गया, और वो उसको श्रीवास्तव समाज का मतलब बहुत बड़ा हीरो मानते हैं, और बहुत पढ़े लिखे, बहुत सज्जन आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब इसमें कास्टिज्म का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, मैं इसी चीज पर जी आने भी वाला था। दूसरी चीज कि पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें जो गैंगस्टर बने हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई तो जब भी फाजिल्का से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने एक बार सलमान को धमकी भी दी थी, या जैसे अपने पपला गुर्जर है, नीरज बवाना है, रॉबिन गांधी है। तो इन गैंगस्टर्स के साथ मैंने एक चीज ये भी देखी है, जाति की फैन फॉलोइंग तो इनकी है ही, और ज्यादातर अपने सरनेम में या अपने दूसरे नाम में अपने गांव या उस इलाके का नाम जोड़ते हैं जहां से ये लोग आते हैं। तो क्या ये लोग क्षेत्रवाद को या जातिवाद को भुनाकर भी ये लोग आगे बढ़े? आपको लग रहा है कि उसमें भी एक बड़ा रोल है, ये लोग प्राइड फील करते हैं? नहीं नहीं नहीं, इसमें एक बात है कि देखिए, किसी जमाने में सिखों ने जातिवाद को खत्म करने के लिए कहा कि कोई जाति का नाम नहीं लगाएगा, अपने गांव, अपने नाम के आगे अपने गांव का नाम लगाएगा, है ना। तो इसलिए हरचंद सिंह लोंगोवाल चूंकि लोंगोवाल गांव के रहने वाले थे, केपीएस गिल साहब गिल्ला गांव के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने गिल लगाया। उस गांव के सभी लोग गिल लगाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे जाट हो, चाहे हरिजन हो। तो पंजाब में तो गांव का नाम लगाने का अलग कारण था। ये जो हरियाणा में जो गांव का नाम लोग लगाते हैं ना, ये प्रत्येक गांव का व्यक्ति उसके गांव के नाम से जाना जाता है। ये हरियाणा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अखाड़े में 100 पहलवान थे, तो अगर कोई हलालपुर का है तो हम उसको बोलते थे धर्मवीर हलालपुरिया, हाँ जी। ये मांडोठिया, जठेड़िया, है ना, और इस तरह कमासपुरिया, है सांपलिया। तो ये पंजाब, ये हरियाणा में ये एक आम, हर व्यक्ति जब गांव से कहीं बाहर जाता है तो उसको सब लोग लालपुरिया न्यू ना, हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात है, जो यमुना नदी के, क्योंकि यमुना का बॉर्डर है ना हरियाणा से,
तो हम्म। जो यमुना नदी के उस पार रहने वाले लोग हैं उनको बोलता है पारुआ। अच्छा, तीसरी चीज, जो भी हम्म। सांवले रंग का होगा पूरे हरियाणा में, उसको हम्म। बोलेगा कड़े, ओ कड़े। हम्म। जैसे हम्म। हमारे वो रमेश गुलिया पहलवान है, कोई हम्म। उनको रमेश गुलिया के नाम से नहीं जानता, सारी दुनिया हम्म। उसको बोलता है बुरे, हम्म। क्योंकि वो ही वॉज वेरी फेयर। तो उसको हम्म। लोग भूरे के नाम से जानते हैं। तो ये जो गांव का है ना, ये हरियाणा का अलग केस है, हम्म। क्योंकि ये काला जिठेड़िया है, क्योंकि ही बिलोंग्स टू, जब वो क्रिमिनल बनने से पहले भी उसको लोग यही कहते होंगे गांव से बाहर, ओ जठेड़िया। अजीत जी, एक बार फिर से अगर हम सुशील वाले मामले के ऊपर आए, तो आपको लगता है कि हुआ दरअसल क्या? क्योंकि एक वक्त तो सागर धनखड़ काफी नजदीक था, एक तरह से शागिर्द था सुशील का, और काला जखेड़ी से भी ऐसे कोई संबंध खराब नहीं थे, सुशील के लोग जानते ही थे एक दूसरे को। तो ये हालात बिगड़े कैसे? सर, हालात ऐसे बिगड़े कि सुशील हैड स्टार्टेड, मतलब सुशील ने, हम्म। वैसे मतलब काफी पहले 2012 से भी पहले इन गलत तत्वों से मेल मिलाप बनाने शुरू कर दिए थे। और हम्म। होता क्या है कि सर, ये जितने भी पॉलिटिशियंस एंड गैंगस्टर्स, हम्म। दोनों को बाहुबली चाहिए भाई। मैंने सुना बिल्कुल। है कि एक गैंगस्टर मान लीजिए मलेशिया में बैठा है, हम्म। और उसके जितने गैंग मेंबर्स हैं वो या तो जेल में है या फरारी काट रहे हैं। हम्म। अब ग्राउंड में आपने एक काम दे हम्म। दिया किसी गैंगस्टर को, तो यू नीड पीपल ऑन द ग्राउंड। हम्म। एक किसी की कोठी खाली करानी है तो 20 आदमी जाएंगे। वो 20 हम्म। आदमी कौन होंगे? जिनका हम्म। दो दो है क्लीन रिकॉर्ड, पुलिस क्लीन रिकॉर्ड। सर, हम्म। ऐसी मैन पावर सुशील के पास बहुत थी, अबेंडेंस में थी। हम्म। और ये मोरलेस बड़ा क्लीन काम होता है, क्योंकि मैं खुद पहलवान रहा हूं, दिल्ली के अखाड़ों में मैंने पहलवानी की है, रेसलिंग कोच रहा हूं, और इस पूरी दुनिया को पिछले 35 साल से अपनी आंखों से देख रहा हूं। तो होता हम्म। क्या सर, इट इज वेरी क्लीन मनी। आपको हम्म। याद होगा ना, वो गॉडफादर में डॉन विटो कॉर्लोनी जो है, ड्रग्स के हम्म। धंधे के लिए मना कर देता है कि नहीं, हम्म। ड्रग्स में अगर मेरे लड़के पकड़े जाएंगे तो बड़ा लंबा जेल जाएंगे। आई हम्म। आई हम्म। इंडल्ज इन वेरी क्लीन सॉर्ट ऑफ बिजनेस। तो सब ये हम्म। पहलवान लोग जो होते हैं ना, आप किसी कोठी हम्म। को खाली कराने के लिए उसकी कोठी पे जाके बैठ गए, चार बातें की और वापस आ गए, आपने कोई गुंडागर्दी नहीं की, बोले जी हम तो यहाँ जूस पीने आए थे, ठीक है ना, कोठी खाली हो गई। तो सर ऐसे हम्म। कामों में लगता है कि चलो यार कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हम अपने 10 लड़के भेज देते हैं। शुरुआत हम्म। हमेशा ऐसे होती है सर। अच्छा, इससे होती आज भी जो बेचारे 10 लड़के उस दिन उठा के लेके आए ना सागर को, उनको थोड़ी ना है। मालूम था कि वो क्राइम करने जा रहे हैं। पहलवान जी ने भेज हम्म। दिया, कोच साहब ने भेज दिया, हम बच्चे साथ चले गए। उन बेचारों को मालूम ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कितने हम्म। भारी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। उन बेचारों आधे से ज्यादा को तो मालूम ही नहीं था। हम्म। 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 हाँ, वो बिल्कुल निर्दोष बच्चे थे। हाँ, उसमें कुछ लोग गुंडे थे, दो जो हम्म। न्यू कि हम किस मिशन पे जा रहे हैं। तो सर ऐसा हम्म। होता है कि ये गुंडों ने हम्म। इनसे मैन पावर लेने के लिए संपर्क किया। हम्म। नेताओं को भी बाहुबल चाहिए, गुंडों को भी बाहुबल चाहिए। ये बाहुबल हम्म। के सप्लायर हो गए। धीरे धीरे फिर हम्म। ये उसमें यहाँ हम्म। गर्दन तक, नाक तक उस दलदल में फंसते चले गए। बिल्कुल, बिल्कुल। जब सुशील पुलिस की पकड़ में आया तो अजीत जी, एक बयान ये भी आया, एक बात निकल कर ये भी आई कि उसका कहना था कि मुझे पुलिस से कम चिंता थी, मुझे इस बात की ज्यादा चिंता थी कि मैंने जो काला जखेड़ी है वो मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने उसके एक रिश्तेदार की भी पिटाई कर दी थी। तो आपको क्या लग रहा है, ये सारी चीजें क्या बढ़ने वाली हैं, या पुलिस अपने तरीके से इसे खत्म कर सकती है? सर देखिए, जो समाचार मिल रहे हैं ना, हम्म। उसमें तो ये पुलिस को भी आशंका, और पुलिस ने बकायदा आधिकारिक बयान दिया है। और हम्म। इवन गुरुग्राम पुलिस ने तो यहाँ तक कहा है कि हमें तो दिल्ली और दिल्ली के इर्द गिर्द नॉर्थ इंडिया में एक नई किस्म की गैंग वॉर छिड़ने की बहुत प्रबल संभावना नजर आती है। ये गुरुग्राम पुलिस के कमिश्नर का बयान है, मैं ऐसे कोई वो नहीं बात कर रहा हूँ। हम्म। और सर हम्म। इसमें पूरी सच्चाई है कि अब इसमें कई गैंग्स जो है ना वो इन्वॉल्व हो गए हैं, जैसा कि पुलिस ने हम्म। इन्फॉर्म किया है ना। हम्म। ये हम हम्म। सब पब्लिक डोमेन में जो बातें हैं हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि बिल्कुल। ये सारे कुछ अखबारों में छपा है, मैं तो वो अखबारों से पढ़ी हुई आपको बातें बता रहा हूँ हम्म। कि हम्म। सब हम्म। ये सेवरल गैंग्स हैव बीन इन्वॉल्वड इन दिस केस नाउ। और हुँ, चूंकि हुँ। जिन लोगों की पिटाई हुई उसमें से हुँ, एक जो है वो काला जठेड़िया का भांजा था।
तो हाँ। स्वाभाविक सी बात है कि हाँ, स्वाभाविक सी बात है। अब जब आप एक गैंग के दुश्मन बनेंगे तो एक गैंग से आपकी नेचुरली दोस्ती होनी है, तो देयर हैज टू बी अ हुँ, बैलेंस ना। इस हुँ, धंधे में तो हुँ, बैलेंस बहुत जरूरी होता है मेंटेन करना। तो सब वो हुँ, पीपल हैव नाउ टेकन साइड्स और बहुत सारे गैंग्स आपस में इन्वॉल्व हो गए हैं। हुँ, हुँ, तो इसमें कोई हुँ, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि ये बात एस्केलेट हो जाए। और वो जो सुशील का जो डर है, क्योंकि उसने जाने अनजाने में वो काला हुँ, जठेड़िया के हुँ, एक रिश्तेदार की निर्मम पिटाई करके पिटाई। काला जठेड़िया से दुश्मनी तो बोल ले ही ली है। हुँ, 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 तो हुँ, अब हुँ, आगे जो होगा वो तो वो सुशील हुँ, का हुँ, वो जो आशंका है, जो उसने अपनी हुँ, जान को हुँ, खतरा बताया, वो दैट्स वेरी रियल। हुँ, 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 हुँ। वो हाँ जी। तो अजीत जी, आपको लगता है कि ये जो सारी प्रॉब्लम है ये बहुत सारी चीजों का एक तरह से कॉकटेल है? इसमें बाहुबल भी है, पहलवान भी शामिल है, पॉलिटिशियन भी शामिल है, गैंगस्टर भी शामिल है, और वो यूथ भी शामिल है जो इन गैंगस्टर को, इन लोगों को अपना एक तरह से आइडल मानता है, एक आदर्श मानता है। आपको लगता है कि बहुत सारे एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है जिसके चलते ये एक ऐसा कॉकटेल बन गया है, मतलब जिसका शायद नशा हर किसी को है, और बड़ा मुश्किल है इसे पीछे छुड़ाना? सर देखिए, इसमें सबसे बड़ा दोषी मैं सुशील कुमार के उस लालच को मानता हूं, जो हम्म, हम्म, 150 करोड़ कमाने के बाद भी उनका पेट नहीं भरा, और वो इस जराइम की दुनिया का पैसा है हम्म, कमाने का। मतलब यार, आप एक बात बताओ मैं आपको, सर जब ये मेडल जीत के आए थे ना, हम्म, तो इनको हर हरियाणा के ही नहीं, पूरे देश में लोग, हम्म, समाज, ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल। आमंत्रित करते थे, और सम्मान के रूप में 5 लाख से नीचे शायद ही सर किसी ने दिए हो। हरियाणा की शायद ही ऐसी कोई पंचायत होगी जिसने इनको अपने गांव में बुला के इनका सम्मान करके इनको 5 लाख रुपए न दिए। मुझे याद है सर, बिल्कुल। यूपी, ईस्टर्न यूपी में इनका ये जाते थे, वहां जाते थे, लोगों को ऐसे वेव करते थे, इनकी शान में कसीदे पढ़े जाते थे, दुनिया ताली बजाती थी, इनके साथ फोटो और सेल्फी लेने वालों की लाइन लग जाती थी, और 5 लाख रुपए लेके चले आते थे। ये हम्म, 2008 से आज तक चलता था ये सिलसिला। सर वो उतना प्यार, उतनी मोहब्बत है, हम्म, और वो हम्म, 5 लाख रुपया, और वो लगातार हम्म, रुपया इन पे बरस रहा था सर। हम्म, इसके बावजूद सर ये उस मतलब हराम की कमाई के लिए हम्म। इन तत्वों के साथ मिल गए। सर इसको तो आप क्या कहेंगे? अजीत जी, आपको नहीं लगता है अपने आप में बड़ी आयरनी है? क्योंकि कोई बंदा गैंगस्टर या माफिया इसलिए बनता है कि वो डरा के लोगों से इज्जत करवाए। यहाँ तो उनको बैठे बिठाए वैसे ही उनके कामों की वजह से इज्जत मिल रही थी, उसके और पैसा भी मिल रहा था, फिर भी उनको इस गुंडागर्दी या यूं कहूं कि माफियागिरी से इज्जत हासिल करनी थी। ये मतलब किसी भी समझदार आदमी के लिए बड़े दूर की बात है समझ पाना कि ये किस तरह का सर रवैया या कैसा माइंडसेट है। सर ये क्रिमिनल साइकोलॉजी में, और ये तो हम्म, मनोविज्ञान की बहुत बड़ी गुत्थी हो गई है। इसको सुलझाने में बड़े बड़े हाँ, स्कॉलर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि आखिर, हाँ, मतलब आप बताइए ना सर। हाँ, देखिए, सही ऐसा बात। बहुत सारे ओलंपिक मेडलिस्ट से मतलब अनजाने में, गुस्से में, नशे में क्राइम हो गए, है ना? बहुत ऐसे बिल्कुल। बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, पर वो बाई चांस हो गए। हुँ, सर यहाँ अच्छा, कई बार क्या होता है, आदमी एक गलती कर लेता है, फिर अचानक उसको रियलाइज होता है, अरे तो मैं बहुत गलत कर रहा हूँ उससे। सर ये तो ही वाज इंडल्जिंग इन सच एक्टिविटी फॉर द लास्ट 12-15 इयर्स। हाँ। 2008 से लेकर अब क्या हो गया, 2022 आ गया ना सर। 2008 से शिकायतें मिलने लग गई थी। और 2012 के बाद तो कह सकते हैं कि वो चीज़ें वो एकदम से नेक्स्ट हाँ लेवल पे बिल्कुल, चली गई। बिल्कुल। तो हाँ, 2012 से लेकर 10 साल तक इनको अकल नहीं आई कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो आपका कहना है कि इसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी बहुत बाद में आती है, सरकारें बहुत बाद में आती हैं। सबसे हाँ पहले जी, माँ-बाप को बच्चों पर नज़र रखनी है कि अगर वो बिल्कुल। उनको पहलवान या किसी स्पोर्ट्स में भी डालना चाह रहे हैं, तो वो फेलियर से किस तरह से कॉप अप करता है और वो किस रास्ते पे जा रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गलत लोगों की संगत में पड़ रहा है। तो माँ-बाप का रोल खास तौर पर उस उम्र में बच्चों के लिए बहुत बड़ा है जब वो खुद 18 साल के, 17 साल के या 20 साल के हैं। तो सर एक बहुत-बहुत चीज और शुक्रिया। है, नहीं नहीं, जी, एक जी, जी, एक बताइए। लास्ट पॉइंट मैं ऐड कर दूं। सर देयर जी। हैज टू बी अ प्लान बी ऑलवेज। हुँ, 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 सबसे पहले तो मैं समाज को ये सिखाता हूं कि ये मैं हर बच्चे को कहता हूं कि एवरी चाइल्ड इन हुँ, हुँ, सोसाइटी शुड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। पर यह हुँ, ध्यान रखिएगा कि हुँ, हर आदमी नेशनल चैंपियन नहीं बनेगा, हर आदमी ओलंपिक चैंपियन नहीं बनेगा। इसलिए स्पोर्ट्स का जो जरूरी है वो
ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए है, फिजिकल डेवलपमेंट एज वेल एज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे पहला। तो ये ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं कि स्पोर्ट्स से आपका करियर बन जाए, स्पोर्ट्स से आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए। स्पोर्ट्स करिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, साथ में देयर हैज टू बी ए प्लान बी कि स्पोर्ट्स के साथ आप अपने करियर, अपनी आजीविका के लिए क्या करेंगे। बहुत से पहलवानों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं हमेशा कहता हूं कि भैया प्लान बी क्या है? अगर नेशनल चैंपियन नहीं हुए, अगर पुलिस में या बीएसएफ में या कहीं नौकरी नहीं मिली, जो तो कि फिर क्या 99% को नहीं मिलती, हम्म वो रियलाइज कब करते हैं? 25 साल के होके। नहीं सर, 15 साल जब वो आते हैं, तब से देयर हैज टू बी ए प्लान बी। हमारे अखाड़ों में और हमारे पूरे इस स्पोर्ट्स के सिस्टम में, या हमारे स्पेशली रेसलिंग में, देयर इज नो प्लान बी। एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। आप एक काम करिए ना, सुशील का रिकॉर्ड निकालिए। सुशील जिंदगी में कभी स्कूल गए हैं? पता लगाइए, आप बताइए ना। एजुकेशन तो एक सुशील तो ओलंपियन हो गए, तब वो तो हो गए, रेलवे में कमर्शियल मैनेजर बन गए। जो 1 लाख सुशील नहीं बने कुछ, एजुकेशन आपने ली नहीं है, संस्कार आपको सिर्फ अखाड़े और पहलवानी का मिला, क्योंकि आप अखाड़े में जिंदगी बिता दिए। तो देयर वाज नो प्लान बी कि पेरेंट्स को और सोसाइटी को इन खिलाड़ियों के लिए प्लान बी तैयार करना होगा। यहां पे तो गवर्नमेंट का रोल आता है। आपने कहा ना गवर्नमेंट और फेडरेशन का क्या रोल है? सर, अगर प्लान बी होता तो लड़का क्रिमिनल नहीं बनता ना। देयर वाज नो प्लान बी। द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी एज अ होल एंड द पेरेंट्स शुड मेक अ प्लान बी। बिल्कुल। और जब लड़के को एक उम्र में, जब तक उसे समझ में आता है कि उसके पास प्लान भी नहीं है, और जैसा कि हमने पहले बात की, तभी वो पॉलिटिशियन का या इस तरह के गैंगस्टर्स का एक आसान शिकार बन जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास कमाई का कोई और जरिया नहीं है, और इस काम में उसको थोड़ा रसूख और पैसा भी मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, वक्त निकालने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। और उससे भी बड़ी बात, आपने जिस बेबाकी से अपनी बातें की, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ज्यादातर लोग शायद अपनी बात उस तरह से करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए, अपनी पूरी बात रखने के लिए। धन्यवाद सर। सर नीरज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर इज माइन। आई फील ऑनर्ड कि आपने मुझसे बातचीत की और मुझे अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। आई शुड थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।